हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 5 मानव संसाधन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए संसाधन का मतलब तो समझ में आ रहा है ना कि संसाधन जैसे है कि आप जो रिसोर्सेस हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो यहाँ पे मानव संसाधन मतलब कहने का मतलब क्या है। अगर हम देखें तो सबसे बड़ा संसाधन तो हमारा मानव ही हो जाएगा ना। अगर आपको कोयला मिल रहा है, ठीक है, या फिर आपको सोलर एनर्जी मिल रहा है, तो उसको यूटिलाइज कौन कर रहा, मानव कर रहा है। तो इसलिए हम लोग कह तो सकते हैं ना कि मानव सबसे बड़ा संसाधन है। ठीक है, तो प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब लोगों के लिए उपयोगी होता है। अब बिल्कुल सही बात है। आप जितने भी चीज़ें हमें प्रकृति का मिल रहा है, कोयला मिल रहा है, सोना मिल रहा है, चांदी मिल रहा है, फिर आपका क्या कहते हैं, सॉलिड एनर्जी मिल रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, ये जितने भी प्रकृति की देन है। तभी ये इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है जब लोग जो है इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जब लोगों को यूज़ करने द्वारा बनाया जाएगा, कौन बनाएगा, मानव बनाएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं सबसे बड़ा संसाधन जो है मानव है। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्य, अलग अलग जगह पे मानव का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग तरीके से है। और ये जो है जैसे मानव जो है ना, उसकी आयु, उसकी लिंग और उसकी जो शैक्षणिक स्तर है। ठीक है, जैसे कोई डेवलप कंट्री है तो ऑब्वियसली वहाँ पे मोर एजुकेटेड पर्सनस लोग होंगे। ठीक है, जैसे गांव में लोग उतना एजुकेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत होने के बावजूद भी दिन भर काम करते हैं, फिर भी जो है वो उतना पैसा जो है कमा नहीं पाते हैं। तो कारण क्या है, उसका शैक्षणिक स्तर है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग रहते हैं और अलग अलग और मतलब उसका भी वितरण जो है एक जैसा नहीं है, जो कि अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। लिंग पे डिपेंड करता है, एजुकेशन पे डिपेंड करता है और उसका आयु पे डिपेंड करता है। तो जनसंख्या का घनत्व है। देखिए, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो ये याद रखिएगा। तो जनसंख्या का घनत्व, घनत्व क्या होता है कि एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। याद रखिएगा, एक इकाई क्षेत्र में समान रूप से ये प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व जो है 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात जो है पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में। सबसे ज़्यादा कहाँ है, दक्षिण मध्य एशिया में, फिर पूर्वी एशिया, फिर दक्षिण पूर्वी एशिया में है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, अब देखिए कौन कौन सा फैक्टर है जो कि इसको अफेक्ट करता है कि किस जगह पे ज़्यादा जनसंख्या है, कौन जगह पे कम जनसंख्या है। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो है ना वो मुंबई की ओर भागना चाहते हैं। तो उसका कारण क्या है, तो भौगोलिक कारण देखिए, स्थलाकृति, लोग सदैव पर्वत और पठार पे की तुलना में मैदानी भाग में रहना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पर्वत और पठार रहेगा वहाँ तो रहेंगे नहीं, वो मैदानी इलाका में रहना चाहता है। ठीक है, तो गंगा के मैदान जो है विश्व की सबसे अधिक घनी बसे क्षेत्र है, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जो जैसे पर्वत जो है विरल बसे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे वैसे लोग नहीं बसते हैं। नेक्स्ट है जलवायु, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडा जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। तो बिल्कुल सही है बात है, जहाँ सबसे ज़्यादा गर्म या सबसे ज़्यादा ठंडी रहेगा तो वहाँ पे तो लोग रहते नहीं हैं। जैसे कि सहारा मरुस्थल हो गया, रूस की ध्रुवीय प्रदेश हो गया, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। मृदा, अब देखिए जहाँ पे उपजाऊ जमीन होती है, मृदा होती है, वहाँ पे लोग रहना चाहते हैं ताकि खेती कर सके। तो भारत में गंगा ब्रह्मपुत्रा हो गया, चीन में हुआंग ही हो गया, जांग जियांग हो गया, मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। तो ये याद रखिएगा, चीन में कौन सा जगह है, तो हवांग ही है और चांग चियांग है। मिस्र में क्या है, तो नील नदी है। और भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र है। जल, तो जहाँ पे जल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है,
जहाँ अवलनीय जल आसानी से उपलब्ध होती है, लोग वहीं पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जबकि ये मरुस्थल विरल जनसंख्या वाला जगह है। खनिज खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हैं। दक्षिणी अफ्रीका क्योंकि हीरे की खानों, मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित कर दिया। जैसे अब यहाँ पे जो है खनिज मिल रहा, तो ऑब्वियसली लोग वहाँ पर रहेंगे, क्योंकि वहाँ से उन लोगों को क्या मिलेगा, व्यवसाय मिलेगा, काम मिलेगा। ठीक है, तो क्या हीरे की खान कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है, और मध्य पूर्व में क्या है, तेल की खान है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक कारण है। वो तो हम लोग भौगोलिक कारण देख लिए, क्लियर है। अब हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक कारण देख रहे हैं। आर्थिक कारण में क्या है, औद्योगिक क्षेत्र जो है रोजगार के अवसर प्रदान करता है। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे कि लोग जो है अधिकतर दिल्ली की ओर जाते हैं, मुंबई की ओर जाते हैं, क्योंकि कहना है कि यहाँ पे ज़्यादा जो है जॉब अवेलेबल है, ज़्यादा काम अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे कि आपका जापान में ओसाका है, और भारत में मुंबई जो है, ये दोनों घने क्षेत्र वाला घने बसे क्षेत्र है। सांस्कृतिक कार्य क्या है, तो धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को आकर्षित करता है, जैसे कि वाराणसी हो गया, यरूशलेम हो गया, वेटिकन सिटी हो गया। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी उदाहरण है। सामाजिक कारण क्या है, जैसे कि अच्छा निवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा का क्षेत्र जो है, ये अत्यधिक घने बसे, मतलब क्या हुआ, जहाँ अच्छा स्कूल रहेगा, एजुकेशन रहेगा, स्वास्थ्य सुविधा रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जीवन प्रति उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति की जीवित रहने की आशा की जा सकती है, इसको हम लोग जीवन प्रत्याशा कहते हैं। प्रत्याशा। जनसंख्या परिवर्तन देखते हैं। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, ये कई गुना बढ़ गया है। ठीक है, तो ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या जो है धीरे धीरे बढ़ रहा था। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाती थी, और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं इतना नहीं था, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, किसान सभी लोगों के लिए भोजन की आवश्यकता को पूरी नहीं करते थे, तो इसलिए परिणाम स्वरूप क्या था कि जनसंख्या में वृद्धि बहुत ही कम थी। रीज़न पता चल गया कि 1800 ईस्वी में जनसंख्या की वृद्धि बहुत कम क्यों थी, तो ये सब कारण था। फिर 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों बाद 1959 ईस्वी में जब जनसंख्या की विश्व की जनसंख्या 3 अरब हो गई, तो इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई थी, और इस वृद्धि का मुख्य कारण क्या था कि खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण मृत्यु दर कम हो गया था, मतलब कि स्वास्थ्य सुविधा था, खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी था। तो जन्मों की साधारणता, जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या पे मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जैसे कोई गांव से जो है मुंबई की ओर जा रहा है, तो इसको हम लोग प्रवास कहेंगे, यानी एक आना जाना दोनों इंक्लूड होता है। ठीक है, आना जाना दोनों इंक्लूड होता है। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है, और एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को हम लोग प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जो डिस्टेंस है, मतलब जो आपका डिस्टेंस, हम लोग क्या कहें इसको, डिस्टेंस नहीं कहेंगे, जैसे कि जो डिफरेंसेस, सॉरी, जो डिफरेंसेस हैं, जो मृत्यु दर और जन्म दर के बीच का जो डिफरेंसेस है, उसको हम लोग प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। तो जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण तो प्राकृतिक दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। उत्प्रवासी वो लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, अप्रवासी वो लोग होते हैं जो देश में आते हैं। ठीक है, जैसे जो अपने जगह छोड़ के दूसरे जगह जा रहे हैं ना, तो वो उत्प्रवासी कहते हैं। और जब हम और अप्रवासी क्या कहते हैं, जो देश में आते हैं, मतलब कि आप छोड़ के जा रहे हो तो आप उत्तर प्रवासी हो गए, आप वहाँ चले गए तो आप क्या हो जाएगा, आप प्रवासी हो गए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव हुआ है। सूडान याद रखिएगा कि यहाँ पे से लोग जा रहा था, ठीक है, उत्प्रवास हो रहा था, इसलिए यहाँ की जनसंख्या कम हो गया था। यही अगर हम लोग अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की बात करें,
ठीक है? तो यहाँ पे लोग आ रहे थे, इसलिए इसका जनसंख्या जो है, जनसंख्या दर बढ़ गया था। ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति ये है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसर की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देश की अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा की खोज में ग्रामीण क्षेत्र से शहर के क्षेत्र में जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग का स्टार्ट होगा जनसंख्या प्रवर्तन के प्रतिरूप। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।